हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ जैमलेट सेंटेंस, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश सिलेबस का एक अहम सेगमेंट रहता है। और रीअरेंजमेंट ऑफ जैमलेट सेंटेंस की अगर हम बात करें, जितने भी आने वाले जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स है, सुपरवाइज़र हो या रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स हो, सब में जो है इंग्लिश का सिलेबस और इंग्लिश के सिलेबस में रीअरेंजमेंट ऑफ जैमलेट सेंटेंस एक मेन टॉपिक है, जिससे दो चार क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और आज की क्लास में हम ऑल टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ जैमलेट सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आप आज का क्लास पूरा देखते हैं तो आज के बाद आपको रीअरेंजमेंट में कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि इस वाले क्लास में हम ऑल टाइप्स डिस्कस करेंगे विथ शॉर्ट ट्रिक्स एंड विथ ऑल द रूल्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट रूल्स जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है वाइल डीलिंग विथ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, जब भी आपको एग्जाम में रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन दिखे, रीअरेंजमेंट ऑफ जैमलेट सेंटेंस, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले डायरेक्शन पढ़नी होती है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें उससे हमें पता चलता है कि हमें जो नीचे सेंटेंसेस है, जैम्बल ऑफ सेंटेंसेस है, उनमें उन्हें हमें क्या करना है, यानी कि उनको रीअरेंज किस तरीके से करना है। अगर हम इस क्वेश्चन पे आए तो हम देखें, रीअरेंज द फॉलोइंग 6 सेंटेंसेस into a proper sequence to form a meaningful paragraph, then answer the questions given below। 6 सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं, वो जैम्बल्ड है, हमें उन्हें शफल करके एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना, उसके बाद क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। सो अगर हम सेंटेंस पे चले तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम सबसे पहले सेंटेंस देखें, अगर हम पहले 3 सेंटेंस देखें, पहले में बोला जा रहा है बीइंग जेनरस बाय नेचर द किंग ऑफर्ड देम। यहाँ पे अगर हम देखें, बीइंग से तो हम सेंटेंस यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको बीइंग पे थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा तो यहाँ पे देम प्रोनाउन पहले यूज़ हुआ, ये देम कौन है ये हमें नहीं पता है, तो सेंटेंस यहाँ से शुरू होने वाला नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें, इन एप्रिसिएशन द किंग ऑर्डर्ड स्टू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट इन ऑनर ऑफ द फॉर्मर। इसमें चल रहा है कि उसकी अप्रिसिएशन के लिए, किसी की अप्रिसिएशन के लिए, कौन है अभी हमें उसका पता नहीं है, इस सेंटेंस में नहीं चल रहा है, तो बी से भी शुरू हम नहीं कर सकते। अब आगे क्या होता है, द किंग वेलकम्ड देम टू एंड प्लेस्ड बिफोर। यहाँ पे बोला जा रहा है, फिर से देम का यूज हो रहा है। देम किन के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो फिर से हमें अभी तक नहीं पता है। दैट मीन्स सी से भी जो है सेंटेंस शुरू नहीं होगा। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम नेक्स्ट 3 पे आ जाए तो नेक्स्ट 3 जो हमारे पास है, पहला डी जो है, बोला जा रहा है, फ्यू डेज लेटर अ फ्यू पीपल केम टू द कोर्ट क्लेमिंग टू बी नेबर्स ऑफ द फार्मर। कुछ दिन बाद कुछ लोग कोर्ट में फिर से आते हैं जो बोलते हैं कि हम इस फार्मर के नेबर हैं, यानी कि कौन लोग किस फार्मर के, कौन किस फार्मर की बात हो रही है वो भी अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है। दैट मीन्स डी से भी सेंटेंस शुरू होने वाला नहीं है। दिस इज हाउ कि एग्ज़ाम में आपको सेंटेंसेस को पढ़ के, एक क्विकली पढ़ के उन समझ लेना है कि शुरू कहाँ से होगा। वंस जब आप शुरू करोगे, एक सेंटेंस आपको मिलेगा स्टार्टिंग का, उसके बाद सीक्वेंस आपको अपने आप मिलेगी। ई अगर हम पार्ट देखें, अ पुअर फार्मर प्रेजेंटेड अ फाइन हेयर टू द किंग। सीधे से बात हो रहा है, एक गरीब फार्मर ने एक गिफ्ट के तौर पर एक हेयर दिया किंग को, बादशाह को दिया। तो लग रहा है, अगर नॉट लॉन्ग आफ्टर वर्ड्स देखो, सीधे से नॉट लॉन्ग आफ्टर वर्ड्स से भी यूज़ नहीं होगा, मतलब एफ भी नहीं होगा, ई से सेंटेंस जो है शुरू हो रहा है, हमारा पैराग्राफ इनफैक्ट शुरू हो रहा है। सीधे सीधे क्लियरली समझ में आ रहा है, ए फॉर्मर प्रेजेंटेड अ फाइन हियर टू द किंग। दैट मीन्स यहाँ से शुरू होगा, जो है ई से शुरू होगा। आगे हम देखेंगे आगे कौन सा आएगा। अगर हम ऊपर वाले 3 पे आए, द किंग वेलकम्ड देम, नहीं पता अभी कौन है। बीइंग जनरस बाय नेचर द किंग ऑफर्ड देम, फिर से नहीं पता। इन एप्रिसिएशन द किंग ऑर्डर्ड, देखो आप यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है हमें। एप्रिसिएशन, जब इस ज़मींदार ने बादशाह को एक तोहफा दिया तो वापस में बादशाह ने इसकी एप्रिसिएशन के लिए स्ट्यू टू बी प्रिपेयर्ड, इसके लिए एक पकवान टाइप आप बोल सकते हो, उसको तैयार किया, सूप इसके लिए तैयार करवाया, ताकि इसको अप्रिसिएशन मिले, ताकि इसको ऑनर मिले, क्योंकि ये गिफ्ट लाता है। दैट मीन्स दूसरा जो है हमें यहाँ पे ये आएगा। पहले की बात करें तो ई, फिर उसके बाद जो है बी, ई और बी। इसके बाद क्या होता है, बीइंग जनरस बाय नेचर, यहाँ से नहीं होगा। आगे क्या होता है, दो हमें ऑलरेडी मिल गए थे। किंग वेलकम्ड देम का फिर से नहीं पता। Not after long, a large number of people appeared at the palace and introduced themselves as neighbors of the farmer। फिर से नहीं पता चला। देखो क्या होता है इसके बाद। यहाँ पे अगर हम आए,
A few days later, कुछ दिन बाद, इसके कुछ दिन बाद, a few people came to the court claiming to be neighbors. वो कोर्ट में गए, बादशाह के पास गए और उनको बोला कि हम उस ज़मींदार के नेबर्स है। तो वो बादशाह के पास गए कि ताकि हमें भी कुछ मिले, इस उम्मीद से वो गए। दैट मीन्स ई के बाद बी, बी के बाद डी। आगे क्या होता है फॉर्म, नॉट आफ्टर लॉन्ग, यहाँ से भी नहीं होगा, ऊपर चलेंगे हम तो पता चलेगा। बीइंग जनरस बाय नेचर द किंग ऑफर डैम, हाँ यहाँ पे हमें पता चला डैम किन के लिए यूज़ हो रहा है, ये जो एज ए नेबर फॉर्मर के गए बादशाह के पास। दैट मीन्स यहाँ से जो है नेक्स्ट सेंटेंस हमारा चौथा ए बनेगा, बीइंग जनरस बाय नेचर द किंग ऑफर डैम है मील एंड ट्रीटेड देम काइंडली। तो क्योंकि ये अच्छा था बादशाह, तो इसने उनको भी वेलकम किया और उनको भी खाना शाना खिलाया। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, अगर हम देखें a few days later आ गया, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, यानी इसके ज़्यादा टाइम बाद नहीं, बहुत सारे लोग फिर से गए बादशाह के पैलेस में और बोला बादशाह को फिर से कि हम उस ज़मींदार के नेबर से, ताकि इनको भी खाना पीना अच्छे से मिले। दैट मीन्स नेक्स्ट जो हमारे पास एफ आएगा। और इसके बाद क्या होगा, अब जब ये बादशाह के पास गए तो बादशाह इनके साथ क्या करता है, द किंग वेलकम्ड देम टू, किंग ने इनका भी वेलकम किया, सीधे सीधे पता चल रहा है इनका भी किया। एंड प्लेस इट बिफोर ईच अ बाउल ऑफ वाटर सेइंग, और सब के सामने एक पानी की बाउल रखी, वाटर बाउल रखी, और बोला कि दिस इज स्टू ऑफ द हियर, ये भी सूप है, हियर का सूप आपके लिए भी है, क्योंकि ये अब ज़्यादा आ रहे थे इस लालच में, दैट्स वाई बादशाह ने ये किया। इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है सी जो है सिक्स्थ सेंटेंस हमारे पास सी बनेगा। दैट मीन्स अगर हम फिर से देखें, पहले ई, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है बी, ई बी, और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस आता है वो आता है डी, ई बी डी। अगर हम ऑप्शंस पे जाए तो हमें क्या करना है, 1 सेकेंड, ई बी डी के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कौन आ जाता है, क्योंकि स्क्रीन यहाँ पे छोटी है तो हम सब एक साथ नहीं देख पाते। उसके बाद ए आ जाता है। तो अगर हम क्वेश्चंस पे सीधे आए, क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं एग्जाम में, सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह से, वंस आपने सीक्वेंस बना ली, इनको आपने लिख लिया, उसके बाद नीचे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे या तो 2 क्वेश्चन होते, एक होता है, या तो 2-4 होते, इस तरह के फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस, इनमें से कौन आएगा। अगर आप सेकंड देखोगे सीधे पहले ई आता है, उसके बाद बी आता है, दैट मीन सेकंड सेंटेंस जो है वो बी है, सेकंड सेंटेंस जो है वो बी बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इन द सेम वे आप सारे ढूंढ सकते हो, लास्ट में कौन सा आएगा, अभी हमने देखा जो लास्ट में है, लास्ट में जो है सी आएगा, दैट मीन्स दूसरे का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, लास्ट का जो सेंटेंस है वो सी है, दैट मीन्स इसका भी जो है आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। इसी तरह से अगर हम नीचे सारे सवाल देखें तो फोर्थ कौन सा बनेगा, नेक्स्ट देखें फर्स्ट कौन सा बनेगा, थर्ड कौन सा बनेगा, दैट मीन्स इसी तरह से आपको करना है। वन सीक्वेंस बना ली हमने, उनको लिख लिया, उसके बाद इनमें से किसी भी सवाल का जवाब देना बिल्कुल आसान है, जो हम आराम से कर सकते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइप। इसके बाद अगर हम देखें फिर से 6 सेंटेंसेस है, रीअरेंज हमें उनको करना है प्रॉपर सीक्वेंस में, ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बने, और उसके बाद हमें क्वेश्चंस का जो है आंसर देना है। इसमें भी हम सेम टाइप है एक्चुअली, तो इसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस को किस तरह से हम पहचाने, ये पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम सबसे पहले 3 सेंटेंसेस पे आए, पहले में बोला जा रहा है टू दियर सरप्राइज, हाउएवर पहले की बात करें तो यहाँ पे दियर का इस्तेमाल हुआ, दियर कौन है अभी हमें नहीं पता, दैट मीन्स इससे शुरू नहीं होगा। ही रिसीव्ड फंड्स, यहाँ पे ही का यूज डायरेक्टली हुआ है, प्रोनाउन है ही, हमें नहीं पता कौन है, सेंटेंस जो है शुरू नहीं होगा। द मेन एक्सप्लेनर दैट द 1 rupee given by the beggar was worth millions of rupees, as that was all the money he possessed and that he had made much greater sacrifice than others. The main explained, किस मेन ने एक्सप्लेन किया ये भी अभी हमें नहीं पता, दैट मीन सी से भी शुरू नहीं होगा। ड्यूरिंग द फंक्शन एवरीवन वेटेड विद bated breath to hear who had made the maximum contribution. किस फंक्शन के दौरान, अभी भी हमें नहीं पता चला किस फंक्शन के दौरान, मीन्स डी से भी शुरू नहीं होगा। ई पे आए तो A man went from town to town to collect money for his charitable trust. पहले लास्ट देखते हैं, on returning he decided, वापस आने के बाद उसने डिसाइड किया, दैट मीन्स एग्जैक्टली जो शुरू होगा पहला सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा ई से ये जो है
पैराग्राफ शुरू होगा। एक बंदा है जो टाउन टू टाउन गया पैसे जमा करने के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, और आगे क्या होता है, ऑन रिटर्निंग ही डिसाइडेड टू होल्ड अ फंक्शन एंड रिवॉर्ड द पर्सन हुज कंट्रीब्यूशन हैड बीन मैक्सिमम। जब वो वापस आया तो उसने एक फंक्शन रखी ताकि वो ये देख पाए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया। तो ठीक है, ई के बाद एफ आ रहा है। ड्यूरिंग द फंक्शन एवरी वन वेटेड विद बेटेड ब्रीथ टू हियर हु हैड। डी आ रहा है, फंक्शन के दौरान सब इंतज़ार कर रहे थे कि किसने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। उसके बाद ये जो बंदा है ये एक्सप्लेन करता है दैट द 1 रुपी गिवन बाय द, ये नहीं आएगा, ही रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम मनी पीपल, क्योंकि उसको पैसे बहुत सारों से मिले थे, गरीब और अमीर लोगों से मिले थे। ये इसके बाद चौथा बनेगा। टू दियर सरप्राइज हाउ द रिवार्ड वेंट, तो जब इसने ऐलान किया कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया है उसको एक रिवार्ड देंगे, तो ये एक बैगर को मिला, एक भिखारी का नाम इसने लिया कि एक भिखारी ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, जिसने कि हालांकि सिर्फ 1 रुपये डोनेट की थी, सिर्फ 1 रुपये दी थी। तो ये जो है पांचवा बनेगा। और छठा बनेगा डी, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि इसको क्यों ये इनाम मिलेगा। कि वो बोलता है इस फंक्शन के दौरान, सॉरी ये बनेगा ही एक्सप्लेनड, सी बनेगा, उसने एक्सप्लेन किया ये जो इस बैगर ने 1 रुपये दी ये वर्थ मिलियंस है, क्योंकि ये जो बैगर है भिखारी जिसने ये 1 रुपये दी इसके पास सिर्फ यही 1 रुपये थी, तो इसने बाकियों से ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। दैट मीन्स सी जो है लास्ट सेंटेंस बनेगा, यानी कि पहले ई एफ आएगा, एफ ई डी। अगर हम देखें क्वेश्चन पे सीधे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो बनेगा हमारे पास ई सेंटेंस जो है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। दैट मीन्स 1 सेकेंड, मैन वेंट फ्रॉम टाउन फॉर अ चेयर। हाँ, ई जो है पहला बनेगा, पहले फर्स्ट सेंटेंस जो है आफ्टर रीअरेंजमेंट ई बनेगा। और यहाँ पे जो है ए बी सी डी, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको हम ई कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 5 जो है करेक्ट बनेगा। अगर हम देखें सेकंड कौन सा बनेगा, सेकंड सेंटेंस इस सीक्वेंस में कौन सा आएगा, तो वो आएगा जब ये टाउन टू टाउन गया और उसके बाद ऑन रिटर्निंग जब वो वापस आया, तो दैट मीन्स एफ सेकंड जो है एफ बनेगा। सेकंड सेंटेंस इस सीक्वेंस का एफ बनेगा पैराग्राफ का। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। इसी के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें थर्ड कौन सा आएगा, तो थर्ड जो हमारा सेंटेंस है वो आया हमारे पास डी, वो हमारे पास डी निकल के आता है। तो इस तरह से जब हमने इस सीक्वेंस को बना लिया, जब हमने इस पैराग्राफ को बना लिया, उसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें नेक्स्ट, पैराग्राफ को समझना है हमें, सीक्वेंस को बनाना है, क्वेश्चन को आंसर करना उतना कोई मसला नहीं है। लास्ट कौन सा बनेगा, तो सी जो है वो लास्ट में आएगा, जब उस बंदे ने एक्सप्लेन किया कि इसको क्यों प्राइज़ देंगे हम जिसने सिर्फ 1 रुपये की डोनेशन दी है। तो इस तरह से हम फिर क्वेश्चंस का आंसर आराम से दे सकते हैं वंस हमने एक पैराग्राफ बना लिया हो तो। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, सेम पैटर्न पे नेक्स्ट भी है, और नेक्स्ट में जो सेंटेंसेस है सीधे से एफ तक 6 सेंटेंसेस है, इनको प्रॉपर सीक्वेंस में फिर से लगाना। अगर हम पहला देखें, ही इंस्ट्रक्टेड हिज टेबल मास्टर टू गिव हिम द फास्टेस्ट, ही पहले में है तो ही से नहीं होगा, ए से शुरू नहीं होगा। Akbar was embraced and in return gifted the sage a horse kit and made the stable master his driver in order to punish him। सीधे से बात चला, अकबर जो है एम्बेरस फील करता है किस चीज़ पे, नहीं पता, बी से भी जो है शुरू नहीं होगा। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, नहीं पता चल रहा कि कुछ दिनों के बाद पहले क्या हुआ, सी से भी शुरू नहीं होगा। डी में है वंस अकबर सा सेज वॉकिंग एंड डिसाइडेड टू गिफ्ट हिम, सीधे से लग रहा है इस तरह से सेंटेंस शुरू होगा, एक बार अकबर ने एक सेज को देखा, वो चल रहा था तो उसने डिसाइड किया मैं इसको एक हॉर्स गिफ्ट करूंगा। दैट मीन्स डी जो है हमारा पहला बनेगा, पहला सेंटेंस हमारा डी बनेगा। इसके बाद देखिए, द सेज आंसर्ड माय लॉर्ड द हॉर्स गिफ्टेड, नहीं पता चल रहा है, हाउएवर इट सो हैपेंड दैट द स्टेबल मास्टर गेव हिम। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जब अकबर ने डिसाइड किया कि इसको एक घोड़ा दिया जाएगा, तो देखो नेक्स्ट, ही इंस्ट्रक्टेड स्टेबल मास्टर टू गिव हिम दैट, तो ये अपने स्टेबल मास्टर के पास गया, यानी कि जो घोड़ों की देख रेख कर रहा था उसके पास गया और बोला कि सबसे अच्छा वाला घोड़ा इस बंदे को दे दो, इस सेज को दे दो। दैट मीन्स ए जो है दूसरे नंबर पे आएगा। आगे क्या होता है, लेकिन होता क्या है,
हाउएवर इट्स सो हैपनेड, सेज ये जो स्टेबल मास्टर है इसने इसको घोड़ा दिया, लेकिन सबसे कमज़ोर और सबसे ख़राब घोड़ा जो इनके तबेले में था वही दिया। दैट मीन्स तीसरे नंबर पे जो है सेंटेंस एफ तीसरे नंबर पे आएगा। एफ तीसरे पे आएगा। अगर हम देखें फर्स्ट कौन सा आएगा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट सेंटेंस कौन सा आएगा, तो डी से हम शुरू करेंगे। अभी देखा डी से जो है शुरू होगा, दैट मीन्स इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। सेकंड सेंटेंस कौन सा आएगा, अभी हमने देखा सेकंड सेंटेंस इस तरह से भी हम आंसर कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस जो है वो आएगा ए, सेकंड नंबर पे ए आएगा। तीसरे क्वेश्चन पे हम जाए तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो थर्ड सेंटेंस है वो कौन सा आएगा, थर्ड सेंटेंस आएगा एफ, वो भी हमने देखा। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ पे आए, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद अकबर ने इस सेज को फिर से देखा, वो फिर से चल रहा था और इसको बोला कि मैंने आपको घोड़ा दिया था वो कहाँ रखा। सी जो है वो नेक्स्ट इसके बाद चौथे नंबर पे आएगा। तो जब इसने अकबर ने इससे पूछा तो सेज इसको वापस जवाब देता है। सेज, हाँ यहाँ पे सेज आंसर देगा। 5 पे आएगा ई, माई लॉर्ड द हॉर्स गिफ्टेड टू मी वाज सो फास्ट दैट इट क्रॉस द डिस्टेंस, बोला वो आपने मुझे इतना तेज़ घोड़ा दिया कि उसने इतनी डिस्टेंस रात में ही कवर कर ली, ज़मीन से जन्नत में सीधे पहुंच गया। तो अकबर जो है, जब अकबर ने ये बात सुनी तो अकबर वाज एम्बेरस्ड, यहाँ पे इसके बाद जो है बी आएगा। इन रिटर्न उसने क्या किया, उसने अब इस सेज को एक हॉर्स कार्ड दिया और हॉर्स भी दिया, घोड़ा दिया और एक कार्ट दिया, और उस हॉर्स एंड कार्ट का जो मास्टर, इसका स्टेबल मास्टर था, उसको उसका ड्राइवर बनाया और ये उसकी सज़ा थी। तो बी जो है 6 नंबर पे आएगा। इस तरह से हमारा पूरा पैसेज जो है वो बन गई, सॉल्व हो गई और पैसेज को हमने सीक्वेंस में लगाया। नाउ किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो किस नंबर पे कौन सा आएगा, वी कैन आंसर देम ईजिली। तो लास्ट में कौन आएगा, थर्ड में कौन आएगा, इसको हम आराम से जवाब दे सकते हैं। वंस हमने एक पैराग्राफ को बना लिया उस सीक्वेंस में। इसके बाद जो एक और टाइप है इसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। एक और टाइप जो है रीअरेंजमेंट में जो आता है इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है सेकंड टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है जो एग्जाम में देखने को मिलता है, और यही दो टाइप्स है इसके। इसमें क्या करना होता है, फिर से कुछ 6 सेंटेंस दिए गए, हमें सब 6 सेंटेंसेस को सिर्फ एक बार यूज़ करना है और एक मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना है। लेकिन ये ध्यान रखना हर वर्ड एक ही बार यूज़ हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शंस को पहले पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद हमें क्वेश्चन पे जाना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो बोला क्या जा रहा है, सेंटेंसेस देखिए, पहले वॉज हिज वर्ड्स देखिए, हम इम्प्रेस्ड बाय ऑनेस्टी आई, तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि किस तरह बनेगा। पहले सारे वर्ड्स को पढ़ो, इसके बाद ये दिमाग में लाओ कि सेंटेंस क्या बनेगा, इस सेंटेंस में क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद सेंटेंस बनाओ। जैसे कि आई वॉज impressed by his loyalty, सीधे सीधे पता चल रहा है आई वॉज impressed by his loyalty, दैट मीन्स पहले डी, उसके बाद ई, उसके बाद सी, उसके बाद एफ, उसके बाद बी, उसके बाद ई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप आराम से बिल्कुल कम टाइम में इस तरह के रीअरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हो, एक मार्क्स आप कमा सकते हो एग्ज़ाम में और आगे चल सकते हो बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। नेक्स्ट देखें तो अबॉर्डन वी शिप टू द हैड, देखो सीधे से पता चल रहा है कि शिप का कुछ शिप अबॉर्डन हुआ है या हमने किया है। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को बनाना है। हम कैसे बनाएंगे, वी अबॉर्डन द शिप वी हैड, वी तो एक बार ही हमें यूज़ करना है। देखो अगर हम देखिए बी 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 और ई, अगर हम ई पे जाए द अबॉर्डन, फिर है सी शिप, द अबॉर्डन शिप, फिर है एफ हैड, तो वी, सीधे से पता चल रहा है ये नहीं आएगा। दैट मीन्स बी से ही शुरू होगा, तो बी से ही शुरू करना है वी। उसके बाद एफ 2 में है, एक में ए है, वी हैड, वी हैड जो है हैड आएगा इसके बाद। हम तो जब दूसरा एफ आएगा तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद ए पे जाएंगे, वी हैड अबॉर्डन, ए इसके बाद एक में है और एक में डी है। डी पे जाएंगे तो लिखा है टू, वी हैड टू, टू जो है सही बैठ रहा है, वी हैड टू अबॉर्डन द शिप, वी हैड टू अबॉर्डन द शिप, दैट मीन्स जो
आंसर बनेगा इसका, वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से हम पकड़ सकते क्या सेंटेंस बनेगा, दैट्स वाई इट्स टेकिंग सम एक्स्ट्रा सेकेंड्स। अगर हम नेक्स्ट देखें, टू वॉज लीव इमिडिएटली टोल्ड शी, सीधे से पता चल रहा है उसको बोला जा रहा है कि आप यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ, इस तरह की कोई बात हो रही है। अगर हम सेंटेंस डायरेक्टली बनाने की कोशिश करें, ही वॉज टोल्ड टू लीव इमिडिएटली, शी वॉज टोल्ड टू लीव इमिडिएटली, शी मीन्स एफ से शुरू होगा, फिर बी आएगा, एफ बी इसमें है, एफ बी इसमें है, बाकी जो है सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहे। शी वॉज टोल्ड, फिर इसके बाद ई आएगा, तीसरे नंबर पे जो है ई आ रहा है, मीन्स इसमें है, ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर भी हम देखेंगे शी वॉज टोल्ड, उसके बाद शी वॉज टोल्ड टू, उसके बाद लीव सी, उसके बाद डी इमिडिएटली। तो ऑप्शन नंबर 5 जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इसको हम करके आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल आराम के साथ। सो दीज वर द रीअरेंजमेंट ऑफ जैम्बलेट सेंटेंस, जिसके दो टाइप्स होते हैं, और दोनों टाइप्स हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। चाहे हमें एक पैराग्राफ को सीक्वेंस में लगाना हो, चाहे हमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सीक्वेंस में ला के एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना हो, दोनों को हम इस मेथड से आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके में, बिल्कुल आसान है। और ये जो है ये टॉपिक आपको आने वाले एग्ज़ाम, जिसका 23 जून को एग्ज़ाम हो रहा है सुपरवाइज़र, फीमेल सुपरवाइज़र JKSSB का, उसमें भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी बाकी टॉपिक इस इंग्लिश के वो ऑलरेडी हमने ऑलराउंड टीचिंग पे कवर किए हुए हैं। उसमें से हमारा ये टॉपिक अभी पढ़ा हुआ था, और एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स है, जिनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और ख़त्म करेंगे इंग्लिश सेगमेंट को, अगर हम सुपरवाइज़र की बात करें तो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए हाउ टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वेदर टुडे इज हॉट द वेरी, सीधे से हमें पता चल रहा है वेदर आजकल बहुत ज़्यादा गर्म है, इस तरह की बात बोली जा रही है। तो हम सीधे से जा सकते इस तरह से, द वेदर इज़ वेरी हॉट टुडे। द अगर हम देखें तो ई से शुरू हो रहा है, ई दो तीन सेंटेंसेस में है, तो इससे हम शुरू करेंगे। द वेदर इज़ वेरी हॉट टुडे, तो सेंटेंस सीधे सीधे बन रहा है द वेदर, इसके बाद ई के बाद ए इन दोनों में है, तो ये वाले कैंसिल हो गए। इसके बाद देखते हैं हम द वेदर इज़, इसके बाद सी आएगा, मीन्स ये आएगा, ये कैंसिल होगा। फिर भी हम देखेंगे द वेदर इज़, इसके बाद एफ वेरी, इसके बाद डी हॉट, इसके बाद बी। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आए, फिर से हम देखिए, इग्नोर्ड वार्निंग मैनी साइंस पीपल बहुत सारी साइंस वार्निंग साइंस को इग्नोर करते हैं। सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है ये बात बोली जा रही है सेंटेंस में, इसी तरह से हमें सेंटेंस बनाना। तो हम क्या बोलेंगे, मैनी पीपल इग्नोर्ड द वार्निंग साइंस। अगर हम इस तरह से देखें, पहले सी मीन सी से शुरू करना है। अगर हम देखें सी इसमें है, इसमें है, इसमें है। बी अगर हम देखें वार्निंग, सीधे वार्निंग से शुरू नहीं होगा, ये एलिमिनेट होंगे। इसके बाद मैनी पीपल, इसके बाद ई आएगा, इसमें ई है, इसमें ई है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। मैनी पीपल इग्नोर्ड, इसके बाद ए इसमें भी है, इसमें भी है। मैनी पीपल इग्नोर्ड मीन्स इग्नोर्ड ही आएगा। इसके बाद मैनी पीपल इग्नोर्ड द वार्निंग सिग्नल्स, इसके बाद एफ आएगा, इसमें एफ है, इसमें डी है, साइंस नहीं आएगा, ये एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर बनेगा। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ईजिली विद इन अ मिनट्स टाइम। 1 मिनट से कम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में। और अगर हम ऊपर वाले रीअरेंजमेंट की बात करें, उसमें हमें 2-4 मिनट लग सकते हैं अगर हमें 5-6 सेंटेंस को पैराग्राफ में सीक्वेंस में लगाना। लेकिन वंस हमने उसको कर लिया, ब्रेक कर लिया, उसके बाद उस पर जो 5 क्वेश्चन बनेंगे उनमें हम सिर्फ 10 से 15 सेकंड दे सकते, पूरे 5 के 5 क्वेश्चन करेंगे। और ओवरऑल देखें तो 4 मिनट में ही हम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट मीन्स उसको भी हम 1 मिनट से कम टाइम में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, ताकि हर एक आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हर एक आने वाला वीडियो आप सबसे सबसे पहले देख पाओ और अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर पाओ। इसके अलावा हम इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस भी देते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें, स्टेट बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनकी भी हम तैयारी करवाते। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।